बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्लड डिसऑर्डर्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। इसमें एक ल्यूकीमिया को डिस्कस करेंगे, थैलेसीमिया एंड एडिमा। इन तीन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये ब्लड डिसऑर्डर क्या हैं, इनकी काजेज़ क्या हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ल्यूकीमिया, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। Leukemia is the uncontrolled and abnormal production of white blood cell. ये ल्यूकीमिया ड्यू टू कैंसरस म्यूटेशन ऑफ माइलोजीनियस और लिम्फोजीनियस सेल की वजह से होती है। अब हमने पढ़ा था कि जो ब्लड स्टेम सेल हैं, ब्लड स्टेम सेल से आगे माइलाइड स्टेम सेल और लिम्फाइड स्टेम सेल बनते हैं। इससे लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट बनते हैं। ये जो माइलोब्लास्ट हैं ये ग्रेन्युलोसाइट्स और लिम्फोब्लास्ट हैं ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स बनाते हैं। तो लिहाजा ये अगर माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट सेल हैं जो इनकी कैंसरस म्यूटेशन होगी, इनके डीएनए में कहीं म्यूटेशन होगी, उस वजह से फिर वाइट ब्लड सेल एबनॉर्मल बनेंगे। अब इनका जो डीएनए है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या इनहेरिटेड फैक्टर की वजह से ये म्यूटेशन आएगी और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होंगे। ल्यूकीमिया इज इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल इन सर्कुलेटिंग ब्लड। अब माइलोजीनियस सेल्स जो हैं, माइलोजीनियस सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए से स्प्रेड हो जाते हैं, जबकि ये दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जबकि इसके बाद जो लिम्फोजीनियस हैं वो लिम्फाइड टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। डिफेक्टिव अनडिफरेंशिएटेड वाइट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। इसकी जो टाइप्स हैं ल्यूकीमिया की डिपेंड्स करती हैं कौन सी टाइप के सेल में अनकंट्रोल प्रोडक्शन हुई है। अगर न्यूट्रोफिल्स के अंदर हुई है तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया होगी। अगर यूजिनोफिल के अंदर हुई है तो ज़ाइनोफिलिक ल्यूकीमिया होगी। बेजोफिल सेल की अनकंट्रोल प्रोडक्शन है तो बेजोफिलिक ल्यूकीमिया होगी। मोनोसाइट की हुई है तो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया और लिम्फोसाइट की हुई है तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होगी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है विद नॉर्मल ब्लड और ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। ये रेगुलर करनी पड़ती है 15 डेज़ के बाद। इसके बाद कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी है। केमिकल्स की मदद से या रेडिएशंस की मदद से कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और इसके जो एफिकेसी है ये भी लेस है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल एबनॉर्मल बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाते हैं। इसे कोलीज एनीमिया भी कहते हैं क्योंकि थॉमस बी कोली ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी काज ये है कि एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, वो एबनॉर्मल बनेगी। एबनॉर्मल इसलिए बनेगी कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो डीएनए इन्वॉल्व होता है सेल के अंदर उसकी म्यूटेशन होगी। उस म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन के जो अल्फ़ा चेन हैं 2 या बीटा चेन हैं वो ठीक नहीं बनेंगे। अगर अल्फ़ा चेन एबनॉर्मल बनेंगे तो उसे अल्फ़ा थैलेसीमिया कहेंगे। अगर बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम है तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। और अगर उसके जो हाफ जीन हैं उनकी म्यूटेशन आई है तो उसे थैलेसीमिया माइनर कहेंगे। अगर ऑल जीन्स म्यूटेशन उसमें है बोथ पेरेंट्स की तरफ से तो फिर उसे थैलेसीमिया मेजर कहेंगे। ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल हैं जो कि बाइकनकेव डिस्क शेप हैं, जबकि थैलेसीमिक सेल हैं इनमें बाइकनकेव डिस्क शेप नहीं है। जब ये एबनॉर्मल सेल बनेंगे तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर से जब गुजरेंगे कैपिलरीज के अंदर से तो इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो उसकी वजह से एनीमिया भी होगा और नए जो है सेल हैं वो अनकंट्रोल, वो एबनॉर्मल सेल बनना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली भी होगी। क्यों होगी? इसलिए कि जब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्प्लीन को काम करना पड़ेगा तो उसकी स्प्लीनोमेगाली भी होने के चांसेस होंगे। अब ये जो डायग्राम है इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर, ये क्रोमोसोम है कि क्रोमोसोम में अगर कोई डिफेक्ट हो गया है तो उसमें
ऑक्सीजन इसने बाइंड करनी थी तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकेगी अगर इसके बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम आ गया या अल्फ़ा चेन में कोई प्रॉब्लम आ गया। ये बीटा थैलेसीमिया की एक एग्जांपल दी है इन्होंने और उसकी वजह से रेड ब्लड सेल एबनॉर्मल बनेंगे। इसके सिम्टम्स देखते हैं क्या, फटीग, वीकनेस, पेल और येलो स्किन। जब ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड सेल्स की तो उसकी वजह से, या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो पेल येलो स्किन होगी। इसके बाद स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली इसलिए होगी कि स्प्लीन को ओवर एक्टिविटी करनी पड़ेगी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट है कि चेंज इन बोन एंड स्किन एंड ब्लड इज़ रिप्लेस्ड विद नॉर्मल ब्लड। ये इसकी ट्रीटमेंट में आ जाएगा आगे। सबसे पहली है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नॉर्मल ब्लड से इसको एक्सचेंज करेंगे। इसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये भी इसकी एक ट्रीटमेंट है। और मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 सप्लीमेंट या फोलिक एसिड सप्लीमेंट, ये भी यूज़ करवा सकते हैं। और इसकी सर्जरी भी की जाती है। स्प्लीनोमेगाली अगर हो जाए तो उसकी स्प्लीन को रिमूव करने के लिए, गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए सर्जरी भी इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिमा। एडिमा कहते हैं कि हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर, इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वाटर की एकोमोडेशन ज़्यादा हो जाए। ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें हैंड स्वेलो हैं। इसमें होता यह है कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर की एक प्रॉपर अमाउंट सेव होती है। वो उस अमाउंट से जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर होना शुरू हो जाएगा टिश्यूज़ के अंदर, इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल, तो उसकी वजह से स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी बॉडी की और नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन भी डिस्टर्ब होंगे। तो सबसे पहले ये कौन सी चीज़ है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज एडिमा। इंट्रासेलुलर भी एडिमा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। इंट्रासेलुलर से मुराद है कि इनसाइड सेल ऑस्मोसिस की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जितने भी मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम होगा ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेंगे ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर और वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। इसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा, यानी आउटसाइड द सेल एडिमा। कैसा होगा, इसकी काजेज़ हैं। इसकी काजेज़ है सबसे पहले कि एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। नॉर्मली ब्लड कैपिलरीज के अंदर नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड टिश्यू के अंदर जाता रहता है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जाना शुरू हो जाए उस वजह से एडिमा होगा। और हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये है कि एक्सेसिव फ्लूइड जो बॉडी के अंदर होगा उसको वापस हार्ट की तरफ लाना। तो अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लिम्फेटिक सिस्टम वापस रिटर्न नहीं कर रहा फ्लूइड को, तो उस वजह से भी होगा। और नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। साल्ट वाटर रिटेंशन किडनी डिसऑर्डर की वजह से या मोर साल्ट इनटेक की वजह से जब वाटर रिटेंशन होगी उसकी वजह से भी फ्लूइड एक्सेसिवली जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये एक्सेसिव फ्लूइड जमा होगा तो इट डिस्टर्ब द एक्सचेंज एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन ब्लड एंड बॉडी सिस्टम। इट आल्सो इफेक्ट ब्लड प्रेशर एंड आल्सो इंक्रीज द हार्ट लोड। तो ये भी एक सीरियस डिसऑर्डर है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, बल्कि ज़्यादातर एल्ब्यूमिन की वजह से ये होता है जिसकी वजह से ऑस्मैटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहता। तो ये 3 डिसऑर्डर थे जो कि सिलेबस से रेलिवेंट थे, ये हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम हार्ट को डिस्कस करेंगे।